आज आपके सामने है क्लास 9 इंग्लिश रीडर चैप्टर बोंकू बाबूस फ्रेंड, जिसका हम हिंदी मीनिंग समझेंगे। तो शुरू करते हैं अब इस स्टोरी को। किसी ने भी कभी भी बोंकू बाबू को गुस्सा होते नहीं देखा था। सच कहें तो ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि ये उस समय क्या कहेंगे या क्या करेंगे अगर इन्हें किसी दिन गुस्सा आ गया तो। ऐसा नहीं है कि इनके पास गुस्सा होने की कोई वजह नहीं है। करीबन 20 साल से बोंकू बाबू कनगुरुच्ची प्राइमरी स्कूल में ज्योग्राफी और बंगाली पढ़ाते आए हैं। हर साल नए बच्चों का एक बैच आता है और वो पुराने बच्चों की जगह ले लेता है, यानी पुराने बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं और नए बच्चे आ जाते हैं, चाहे नए हो या पुराने। लेकिन बोंकू बाबू को परेशान करने की जो परंपरा है वो हमेशा हर स्टूडेंट्स में बनी रहती है। कुछ स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड पर उसकी पिक्चर बना देती हैं तो कुछ उनकी चेयर पर ग्लू लगा देती हैं। एक रात तो काली पूजा के दिन एक चेजिंग रॉकेट को जलाकर बोंकू बाबू के पीछे लगा दिया। बोंकू बाबू इन बात से कभी भी अपसेट नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, लेकिन कभी कभार वो अपने गले को साफ कर कर बस इतना कह देते कि बॉयज तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक वजह ये भी है उनके शांत हो रहने की, ये भी है कि वो इन सबको सहन करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानती हैं अगर उन्होंने अपना गुस्से में अपना आपा खो दिया और मन मुटाव में जॉब छोड़ दी तो ये जानती हैं कि उनका इस उम्र में दूसरी जॉब को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी वजह ये है कि हर क्लास में कुछ अच्छे स्टूडेंट्स का ग्रुप भी होता है, चाहे पूरी क्लास प्रैंकस्टर यानी शैतानी बच्चों से क्यों न भरी हो, उसमें कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं। और इन्हीं मुट्ठी भर बच्चों को पढ़ाना बोंकू बाबू के लिए एक रिवॉर्ड की तरह, एक इनाम की तरह है, जो उनकी ज़िंदगी एक टीचर के तौर पर बहुत ही कीमती बना देती है। कभी कभार इन अच्छे बच्चों को बोंकू बाबू अपने घर पर बुला लिया करते, उन्हें विदेशी कहानियाँ सुनाया करते, रोमांच से भरी कहानियाँ सुनाया करते। और साथ ही बोंकू बाबू ने इन बच्चों को अफ्रीका की लाइफ के बारे में बताया, नॉर्थ पोल में की खोज के बारे में बताया, ब्राज़ील की उस फिश के बारे में बताया जो ह्यूमन फ्लैश खाती है, साथ ही एटलांटिस के बारे में बताया जो समुद्र में अंदर धंस चुका है। और साथ ही बोंकू बाबू एक अच्छे स्टोरी टेलर हैं जो सभी ऑडियंस यानी सभी दर्शकों यानी बच्चों का अपनी तरफ मन मोह लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। ड्यूरिंग दी वीकेंड यानी वीकेंड्स के दौरान बोंकू बाबू एक वकील श्रीपति मजुमदार के घर जाते हैं, जहां पर ये दूसरे लोगों के साथ ही अपनी शाम बिताते हैं। लेकिन कुछ ओकेजन्स पर यानी कुछ बार ऐसा हुआ कि वहाँ से आती बेर इन्होंने ये सोचा कि नहीं, मैं अब दोबारा से श्रीपति मजुमदार के घर दोबारा से नहीं जाऊँगा। वजह साधारण है, वजह बड़ी ही सिंपल है कि बोंकू बाबू स्कूल के बच्चों की शरारतों को सहन कर सकते थे, पर लेकिन जब ये शरारतें बढ़ जाती हैं और मिडल एज के यानी बड़े उम्र के लोग भी इनका मजाक बनाने लगे तो ये सहन से बाहर हो जाता है। इन मीटिंग्स में जिनमें श्रीपति बाबूजी होस्ट करते हैं शाम के समय अपने घर पर, यहाँ पर हर कोई बोंकू बाबू का मजाक बनाता है। कभी कभार इतना मजाक बन जाता है तो कि बोंकू बाबू का जो सहन शक्ति है वो चरम सीमा पर होती है। एक दिन की बात है, करीबन 2 महीने पहले ही वहाँ पर मीटिंग में गोश्त के भूतों के बारे में बात हो रही थी। ज़्यादातर बोंकू बाबू अपना मुंह बंद रखती है, लेकिन उस दिन ना जाने किस वजह से उन्होंने अपना मुंह खोल दिया और कह दिया कि मैं तो भूतों से डरता ही नहीं। बस इतनी ही बात थी, जितना काफ़ी था कि सभी लोगों को एक सुनहरा मौका मिल गया बोंकू बाबू को चिढ़ाने का। तो क्या हुआ कि वापस आती वक्त बोंकू बाबू जब उस मीटिंग से वापस आ रहे थे रात के समय, तो बोंकू बाबू पर किसी स्पूक ने अटैक कर दिया। स्पूक एक मतलब अजीब सी डरावनी आकृति ने। वो एक इमली के पेड़ से नीचे से गुजर रहे थे, तभी एक लंबी पतली सी आकृति, कोई जीव उनके ऊपर गिरा, तो मतलब उनके ऊपर उछला और उनके ऊपर गिर गया। जैसे ही ये हुआ
जैसे ही ये हुआ तो उन्होंने देखा कि जो वो आकृति थी, जो चीज़ उनके ऊपर गिरी थी, वो पूरा इंक में सना हुआ था। हो सकता है कि शायद मीटिंग में ही किसी का ये आइडिया रहा हो बोंकू बाबू को इस तरह डराने का, पर लेकिन बोंकू बाबू इससे नहीं डरे। वो हालांकि थोड़े से जख्मी हो गए। 3 दिनों तक उनकी गर्दन दुखती रही। सबसे बुरा तो ये हुआ कि उनका नया कुर्ता अब फट चुका था, उसमें अलग जगह जगह पर धब्बे हो चुके थे। बोंकू बाबू बस इतना ही कहती हैं, ये किस तरीके का मजाक है भला। अब इस मजाक को तो छोड़िए, जहाँ पर इनकी मीटिंग होती है वहाँ पर थोड़े कम गंभीर मजाक भी दूसरे लोग इनके साथ करते हैं, जैसे कि इनके अम्ब्रेला को या फिर इनके शूज़ को वो छुपा देते हैं, या फिर इनके पान में मसाले की जगह पे धूल भर देते हैं और इनको पकड़ा देते हैं, और साथ ही कभी कभार तो इन्हें गाने के लिए मजबूर करते हैं। इसके बावजूद भी बोंकू बाबू इन मीटिंग्स में हमेशा जाते हैं। इतना सहने के बाद भी हमेशा बोंकू बाबू इन मीटिंग्स में आते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि श्रीपति बाबू क्या सोचेंगे अगर मैं मीटिंग में नहीं गया तो, क्योंकि श्रीपति बाबू जो है इस गांव के एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, एक महान व्यक्ति है। पर लेकिन वो बोंकू बाबू के बिना इस मीटिंग को कर नहीं सकते, क्योंकि श्रीपति मजुमदार बाबू जो हैं उनका मानना ये है कि इन मीटिंग्स में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए जिनका मजाक बनता रहे, क्योंकि वो मीटिंग्स में सबका मनोरंजन करता रहता है, और बिना ऐसे व्यक्ति के इस मीटिंग में का फ़ायदा ही क्या। तो इसलिए बोंकू बाबू को बुलाकर भी लाया जाता है अगर वो इनसे दूर भी रहते हैं तो, यानी अगर बोंकू बाबू दूर भी रहना चाहिए तब भी उनको खींच कर ला दिया जाता है मीटिंग्स में। एक पर्टिकुलर डे, मतलब एक दिन, बात का जो टॉपिक था वो था हाई फ्लाइंग, यानी मीटिंग में सभी लोग हाई फ्लाइंग या फिर कह सकती हैं सैटेलाइट पर बात कर रहे थे। सूरज के ढलते ही नॉर्थन स्काई में एक हिलती हुई रोशनी दिखाई दी। ऐसी ही रोशनी 3 महीने बाद दोबारा से दिखाई दी, जिसके देखकर बहुत सारे अंदाजे लगाए गए, लेकिन आखिरकार वो एक रशियन सैटेलाइट निकली, जिसको खोटा या फिर पोस्का कहा जाता है। और ये सैटेलाइट 400 मील की ऊंचाई पर अर्थ के चक्कर लगा रही थी, और साथ ही साइंटिस्ट को पृथ्वी की जानकारी दे रही थी, मतलब बहुत सी वैल्यूएबल जानकारियाँ दे रही थी। उसी शाम के समय बोंकू बाबू ने इस रोशनी को पहली बार देखा था, और फिर उन्होंने निधि बाबू को इस रोशनी को दिखाने के लिए बुलाया था। जब वो मीटिंग्स में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि निधि बाबू ने पूरा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने इस रोशनी को आसमान में सबसे पहले देखा, और बड़ी बड़ी हाँकने लगे, लेकिन बोंकू बाबू ने इस पर भी कुछ नहीं कहा। हालांकि कोई भी सैटेलाइट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन अपने अपने विचार रखने से इन्हें कोई रोक भी नहीं सकता था। चंदी बाबू कहती हैं, आप जो भी कुछ कहो, मुझे तो लगता है कि हमें सैटेलाइट के बारे में चिंता करके अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। किसी ने भी एक आसमान के एक कोने में एक छोटी सी एक रोशनी देख ली, और बस इसके बाद जो प्रेस है यानी मीडिया है वो एक्साइटेड हो जाती है, और उसके बाद हम इसके बारे में खबरों में पढ़ते हैं और कहते हैं कितना चालाक है, और फिर हम अपने लिविंग रूम में इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और पान चबाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि हमने कितना बड़ा काम किया है। बेकार की बातें हैं। तब इस पर रामकनी उस ग्रुप में सबसे कम उम्र का व्यक्ति है। वो इस बात में बीच में रोकते हुए कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर मुझे ये लगता है कि चाहे ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं हो, पर लेकिन ये मानव जाति के लिए, मानव की उपलब्धि के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, यानी ह्यूमन अचीवमेंट है ये, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने एक सैटेलाइट बनाई है और उस सैटेलाइट का हमारे लिए उपयोग हो रहा है। फिर कहते हैं वही व्यक्ति, ऑफ कोर्स चलो ये ह्यूमन अचीवमेंट है, पर लेकिन ये सैटेलाइट बनाई ये तो एक इंसान ने ही है ना, किसी बंदर ने थोड़ी ना बनाई है। फिर निधि बाबू कहते हैं, ऑल राइट,
चलो अब सैटेलाइट के बारे में बात नहीं करते हैं। आखिरकार वो मशीन ही तो है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और एक स्पिनिंग टॉप यानी एक लट्टू में भी और इसमें सैटेलाइट में ज़्यादा अंतर थोड़ी ना है। एक स्पिनिंग टॉप यानी एक लट्टू भी ऊपर से घूमता है और ये भी घूमता है। वैसे ही एक पंखा भी रोटेट करता है अगर हम स्विच दबा दें। बस एक सैटेलाइट ही तो है। बात करो तो एक रॉकेट की, एक रॉकेट जो आसानी से आसमान में गायब नहीं हो जाता। तभी यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। वीडियो यहाँ तक कैसी लगी इस बारे में कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।